नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच और मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। चुनाव परिणाम इतने चौंकाने वाले और अप्रत्याशित हैं कि इसे राजनीतिक पंडित भी समझने की अब तक कोशिश में ही लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों एनडीए का वोट समीकरण धरातल पर वास्तविक साबित हुआ और क्यों महागठबंधन ने जो एक वोट समीकरण अपने लिए तैयार किया था वह एक मुगालता भर साबित हुआ। धरातल की सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई दी। एनडीए की मजबूती और महागठबंधन की कमजोरी के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव परिणाम में चुनाव आयोग की भूमिका को भी रेखांकित करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले से ही चुनाव आयोग की भूमिका पर उंगली उठते रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ नहीं रही। यह सहज समझ में आता है। इसके कई सारे कारण हैं और कई सारे उदाहरण हैं। पहला, चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का 68 लाख नाम काट दिए गए और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया, उसके बीच में 3 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए। जबकि चुनाव शुरू होने से पहले जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया के बीच में किसी भी मतदाता का नाम जोड़ने का अब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं रहा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इस सिद्धांत और नियम की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चुनाव के दौरान 3 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ दिए। इससे चुनाव आयोग की तटस्थता और निष्पक्षता पर उंगली उठना तो स्वाभाविक है। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल नीतीश सरकार की उस योजना को लेकर उठाए जा रहे हैं सरकार ने जिसके तहत इसके तहत बिहार की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा किए गए। नारी सम्मान योजना के नाम से यह योजना चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से ठीक कुछ दिन पहले शुरू की गई। यह योजना तब शुरू की गई जब चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता था और यह सरकार को पता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही कुछ दिनों के अंदर होने वाला है। उसके पहले ही सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी। इस योजना के तहत पहली किस्त 3 अक्टूबर को जारी की गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लाख महिलाओं के खाते में पहले किस्त के तहत 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए और इसके ठीक 3 दिन के बाद 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की और आचार संहिता लागू हो गया। मजे की बात तो यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद और चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी प्रत्येक शुक्रवार को बिहार सरकार ने किस्तों में लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इससे महिलाओं का वोट निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। यह चुनाव की शुचिता और लेवल प्लेइंग फील्ड का सिद्धांत यानी समानता के अवसर के सिद्धांत का घोर उल्लंघन था। जबकि इसी चुनाव आयोग ने इसके पूर्व कई बार गैर भाजपा शासित राज्य के सरकारों को इस तरह की योजना लागू करने से रोका था। इसके दर्जनों उदाहरण हैं जब किसी गैर भाजपा शासित राज्य की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोई डायरेक्ट बेनिफिट का कोई प्लान जब शुरू किया था, तो इसे चुनाव आयोग ने लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत की बात कहकर रोक दिया था। लेकिन बिहार सरकार को चुनाव आयोग ने इस योजना को लागू करने से न तो रोका और न ही कोई सवाल पूछा। इससे चुनाव आयोग की तटस्थता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। ये तो हुई एसआईआर और मतदाता सूची की बात तथा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा करने की बात। इसके अलावे भी कई ऐसी घटनाएं हुई जो चुनाव की शुचिता और उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जैसे मतदान के बाद कई मतगणना स्थलों पर रात में सीसीटीवी कैमरे घंटों बंद पाए गए और ठीक उसी दौरान
उसी मतगणना स्थल पर बाहर से कुछ ट्रकों को अंदर जाते देखा गया और यह सारी घटना कई लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। इससे चुनाव की शुचिता पर सवाल उठे। इसके अलावे कई जगह हजारों वीवीपैट पर्चियां सड़क के किनारे फेंकी गई, जिसका कि चुनाव आयोग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। बस जांच के नाम पर खाना पूरी कर दी गई। ये सारी चीजें चुनाव की शुचिता पर सवाल खड़े करता है। सबसे सोचने और चौंकाने वाली बात भाजपा का स्ट्राइक रेट है। यह सिर्फ इसलिए आश्चर्यजनक नहीं कि भाजपा ने बिहार में 88% सीटें जीत ली, बल्कि इसलिए भी आशाजनक है कि भाजपा को अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी ही सीटें चाहिए भी थी। इससे कम सीटें यानी 70 या 60% सीटें भी उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। भाजपा का राजनीतिक लक्ष्य था बिहार की राजनीति पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना, सरकार पर पूरी तरह से अपना कब्जा हासिल करना। इसके लिए उसे न सिर्फ अपने लिए 85% से अधिक का स्ट्राइक रेट चाहिए था, बल्कि पूरे एनडीए के लिए भी 80% से अधिक का स्ट्राइक रेट चाहिए था। और उसे इस चुनाव में मनमाफिक सीटें मिल भी गई। ऐसा कारनामा उसने महाराष्ट्र में भी किया था। इस महाराष्ट्र में जहां उसे अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 80% से अधिक सीटें जीतनी बेहद बेहद जरूरी थी, लगभग अनिवार्य सा, और उसे वहां भी 88% सीटें मिल गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, हर बार भाजपा को जहां जितनी सीटें चाहिए थीं, उसे वहां ठीक उतनी ही सीटें मिल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सबसे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। यहाँ भाजपा और कांग्रेस सीधी लड़ाई में थी और भाजपा को सरकार पर पूर्ण नियंत्रण के लिए हरियाणा में महज साधारण बहुमत की जरूरत थी और उसने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 48 सीटें जीती, जो बहुमत का आंकड़ा 46 से महज 2 सीट अधिक है। यहाँ भाजपा का स्ट्राइक रेट महज 53% ही रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने दम पर सरकार बना ली, जो पूरे 5 साल तक चलेगी और यहाँ के शासन प्रशासन में उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। इसके बाद हुए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव। बिहार की तरह ही महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा कभी भी अपने अकेले के दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है। भाजपा यहाँ दशकों से शिवसेना के साथ मिलकर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ती रही है। लेकिन भाजपा में जब मोदी शाह का युग शुरू हुआ तो इस जोड़ी को यह स्थिति मंजूर नहीं थी। उसे महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य की सरकार पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। इसी बात को लेकर 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के समय भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर किस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार बनी और 2 साल बाद किस तरह सरकार गिराई गई तथा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, यह कहानी आप सबको मालूम है। लेकिन बीते महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को वहां अपना मुख्यमंत्री भी बिठाना था तथा एकनाथ शिंदे की ताकत को कम भी करना था। ऐसे में भाजपा को यहां ऐसा आंकड़ा चाहिए था जिससे शिंदे कभी घर वापसी कर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार न बनवा दें। यानी एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में न हो। इसके लिए भाजपा को महाराष्ट्र में अकेले दम पर इतनी सीटें चाहिए थी कि शिंदे, ठाकरे, पवार कभी कोई खेल न कर सके। अब यहाँ भाजपा ने 88% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। अजित पवार की एनसीपी ने 80%, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 67.9% का स्ट्राइक रेट हासिल। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। इसके मुकाबले में भाजपा को अकेले ही 132 सीटें मिल गईं। यहाँ भाजपा, शिवसेना, एनसीपी की महायुति ने 288 में से 236 सीटें जीत ली।
इनमें भाजपा को 132, शिंदे की पार्टी को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें। वहीं कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की महाविकास अघाड़ी को महज 49 सीटें ही मिली। यह ऐसा गणित है कि मुख्यमंत्री से पदान्वत कर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे मन महसूस कर बैठे हैं। वे पलटी मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती और वहां भाजपा अपनी मनमर्जी से सरकार चला रही है। हालांकि झारखंड में भाजपा जरूर हार गई, लेकिन यह हार भी उसके लिए सेफ्टी बॉल का काम कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर भाजपा नेता तपाक से यह कहते नजर आते हैं कि अगर धांधली की होती तो हम झारखंड भी न जीत गए होते। अगला चुनाव इस वर्ष के शुरू में दिल्ली में हुआ। यहां भी भाजपा को बस सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत थी और उसने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें जीती। इस प्रकार यहां भाजपा का स्ट्राइक रेट 68.5% ही रहा। हालांकि दिल्ली में भाजपा 80% का आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन यह उसके लिए अपरिहार्य भी नहीं था, अनिवार्य भी नहीं था। 70 में से 48 सीटें जीतकर भी वह आराम से सरकार चला सकती है। उसके बाद हुआ हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव। यहां भी महाराष्ट्र वाली हालत थी। भाजपा का पुराना सपना है कि जिस तरह वह उत्तर प्रदेश में अपने दम पर मजबूत सरकार चला रही है, शासन प्रशासन पर राज्य की राजनीति पर भाजपा का पूरा दबदबा है, वैसा ही कुछ बिहार में भी वो हो। लेकिन नीतीश के रहते यह संभव नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से भाजपा के सहयोग से सीएम पद पर काबिज हैं। बीच में 2 बार वे लालू प्रसाद से हाथ मिलाकर भाजपा को चकमा भी दे चुके हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जरूरी था कि वह ऐसा आंकड़ा प्राप्त करे कि नीतीश कभी पलटी मार ही न सकें, यानी विपक्ष के पास इतने नंबर ही न हो कि नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना सके। इसके लिए जरूरी था कि एनडीए को 80% से अधिक सीटें मिलें। तो इस बार 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिल गईं। यह स्ट्राइक रेट 83% का है। वहीं भाजपा ने तो 101 में 89 सीटें जीत ली, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। यानी बिहार में भाजपा को 90% के आसपास सीटें चाहिए थी और उसे ठीक उतनी ही सीटें मिल भी गई। यह चीज किसी भी सूरत में सामान्य नहीं है। कैसे पच सकती है कि कोई पार्टी जितनी सीटों की इच्छा करे उसे उतनी ही सीटें मिल जाएं, वह भी 90% के आसपास? क्या भाजपा या मोदी शाह के पास कोई अलादीन का चिराग है जिसके घिसने से जिन प्रकट होता है और कहता है कि बोलो मेरे आका कितनी सीटें चाहिए, और फिर मोदी शाह कहते हैं 90% और जिन उनकी झोली में 90% सीटें डाल देता है? या मोदी अमित शाह के पास महाभारत के शकुनी जैसा कोई जादुई पासा है जिसे रगड़ते हुए शाह कहते हैं कि बोलिए मोदी जी बिहार में कितनी सीटें चाहिए? मोदी जी कहते हैं अमित भाई 90%, और शाह पासा फेंक कर कहते हैं लीजिए मोदी जी 90% सीटें। वे पासा रगड़ते हुए पूछते हैं कि बोलिए मोदी जी हरियाणा में कितनी सीटें चाहिए? मोदी जी कहते हैं ज्यादा नहीं, बस 53%, और अमित शाह पासा फेंक कर कहते हैं लीजिए साहब जी 53%। जाहिर है ये बातें सहज ही हजम नहीं हो सकती हैं, लेकिन इतना भर कह देने से इस चुनाव परिणाम को समझा नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए भाजपा एनडीए की मजबूती और महागठबंधन की कमजोरी भी जिम्मेदार है। सबसे पहली बात तो भाजपा ने जो एनडीए गठबंधन बनाया उसके मतों का समीकरण महागठबंधन के समीकरण से अधिक मजबूत साबित हुआ। महागठबंधन के पाले में राजद को छोड़कर सारी कमजोर पार्टियां थीं। वीआईपी और आईआईपी जैसी पार्टियां उस वोट बैंक को भी अपने पाले में नहीं खींच सकी जिसके दम पर वे राजनीति के मैदान में उतरी थी। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने वोट समीकरण के साथ मैदान पर उतरे थे। एनडीए में बीजेपी, जदयू और लोजपा 3 ऐसी पार्टियां हैं जिसका बिहार के सभी 38 जिलों में प्रभाव है और सभी जगह
उनके अपने वोट बैंक न सिर्फ उनके साथ इंटैक्ट हैं, बल्कि इन पार्टियों ने अपने मतों को सहयोगी पार्टियों को सफलतापूर्वक ट्रांसफर भी कराया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी जाति के वोटों को जोड़कर नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को बिखरने से रोकने का काम किया। जीतन राम मांझी की हम का वोट बैंक महादलित मुसहर जाति है। इस पार्टी का भी बिहार के कुछ भाग में प्रभाव है। इस तरह मांझी ने भी अपना वोट बैंक सहयोगी दलों को ट्रांसफर कराया। लेकिन महागठबंधन में शामिल आईआईपी के आईपी गुप्ता, जो पान समाज को अपना वोट बैंक बताकर राजनीति कर रहे हैं, वे महागठबंधन प्रत्याशियों को पान समाज का वोट नहीं दिला सके। सच तो यह है कि बिहार के बड़े हिस्से में पान समाज के लोग न तो आईपी गुप्ता को जानते हैं और न उनकी पार्टी आईआईपी। यही हाल मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी का रहा। सहनी निषाद समाज को अपना वोट बैंक बताते हैं, लेकिन धरातलीय सच्चाई यही है कि वे निषाद समाज को अपने महागठबंधन के पीछे एकजुट नहीं कर सके। कांग्रेस की बात करें तो आज की तारीख बिहार में उसका कोई वोट बैंक है ही नहीं। चंद पुराने कांग्रेसी ही आज उसके असली वोटर बचे हैं। समीकरण की बात करें तो एनडीए में भाजपा के कोर वोटर हैं सवर्ण और वैश्य, जदयू के कोर वोटर हैं कुर्मी, कुशवाहा और ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति, लोजपा के कोर वोटर हैं पासवान समुदाय के लोग, मांझी के कोर वोटर हैं मुसहर समुदाय के लोग। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो एनडीए का वोट एक मजबूत वोट बैंक तैयार होता है। उधर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के कोर वोटर हैं मुस्लिम और यादव, यानी माय समीकरण। कांग्रेस ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित वोटों को साधने की कोशिश की। दलितों के कुल वोट हैं 19.65%, लेकिन इनमें चिराग पासवान व मांझी के वोटर भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रविदास समाज से आते हैं और वीआईपी के मुकेश सहनी निषाद समाज के वोटों पर राजनीति कर रहे हैं। आईपी गुप्ता पान समाज की राजनीति करते हैं, जिनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। वाम दल जातियों की नहीं वर्ग की राजनीति करती है, लेकिन वर्तमान में अपने प्रभाव क्षेत्रों से बाहर वाम दलों के वोटर नगण्य हैं। इसीलिए महागठबंधन को वाम दलों से भी कोई मदद नहीं मिली। इन सभी वोटों को जोड़ दिया जाए तो महागठबंधन का वोट समीकरण निश्चित रूप से एनडीए के वोट समीकरण से कमजोर दिखाई देता है। अब सारा दारोमदार आता है ईबीसी वोटरों पर। यदि महागठबंधन 36% ईबीसी वोटर में से अधिकांश वोटर अपने साथ जोड़ पाता तो उसकी जीत पक्की थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस प्रयास में जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं कि ईबीसी वोटर्स जदयू और बीजेपी के खेमे से तोड़कर अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन धरातलीय सच्चाई कहती है कि ईबीसी वोटर नीतीश से तो बिछड़ रहे हैं, लेकिन वे कांग्रेस या आरजेडी के पाले में जाने के बजाय सीधे मोदी जी की ओर जा रहे हैं। आईपी गुप्ता जिस पान समुदाय की राजनीति करते हैं, उनमें से अधिकांश मतदाता ने तो मतदान के दिन तक उनका नाम भी नहीं सुना था। मुकेश सहनी भी अपने निषाद समाज का वोट महागठबंधन को नहीं दिला सके। आरजेडी को एक बड़ा झटका उसके माय समीकरण के एम ने दिया, यानी मुसलमानों ने। ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार भी माय समीकरण में सेंध मारने में सफल रही और इस पार्टी को इस बार 1.89% मत मिले। एआईएमआईएम ने सीमांचल में फिर 5 सीटें जीत ली। इसके साथ ही 2 सीटों बलरामपुर और ठाकुरगंज में उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। बलरामपुर में लोजपा रामविलास पासवान की संगीता देवी को 80,459 मत मिले और उन्होंने एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को मात्र 389 वोटों से हराया। आदिल हसन को 80,070 मत मिले और माले के महबूब आलम को 79,141 मत मिले, यानी तीनों उम्मीदवारों को लगभग बराबर ही मत मिले। जीत हार बहुत मामूली अंतर से हुआ। कहना मुश्किल है कि यहाँ एआईएमआईएम ने माले को हराया या माले ने एआईएमआईएम को। ठाकुरगंज में जदयू के गोपाल कुमार अग्रवाल को
85,243 तथा ओवैसी की पार्टी के गुलाम हसन को 76,431 तथा राजद के सऊद आलम को 25,207 मत मिले। AIMIM तथा आरजेडी के मतों को अगर जोड़ दें तो यह जदयू उम्मीदवार से 16,385 मत अधिक होता है। इसके अलावा AIMIM ने प्राणपुर, कस्बा, शेरघाटी व केवटी में महागठबंधन को हराने में अहम भूमिका निभाई। प्राणपुर में बीजेपी की निशा सिंह ने आरजेडी की इरशद परवीन को 7,752 वोटों से हराया, लेकिन AIMIM के मोहम्मद आफ्ताब ने 30,163 वोट काट लिए। आफ्ताब नहीं होते तो आरजेडी की उम्मीदवार यहां से 22,411 वोटों से जीत जाती। कस्बा में लोजपा रामविलास के नीतीश कुमार सिंह ने कांग्रेस के मोहम्मद इरफान आलम को 12,875 मतों से हराया, लेकिन AIMIM के मोहम्मद शाहनवाज आलम को भी 35,309 मत मिले। शाहनवाज नहीं होते तो कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से 22,434 वोटों से जीत जाता। केवटी से भाजपा के मुरारी मोहन झा ने आरजेडी के फराज फातिमी को 7,305 वोटों से हराया। यहाँ भी AIMIM के मोहम्मद अनीसुर रहमान को 7,474 मत मिले। AIMIM नहीं होती यहाँ तो यहाँ आरजेडी 69 वोटों से जीत जाता। शेरघाटी से लोजपा के उदय कुमार सिंह ने 13,524 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन AIMIM को यहाँ 14,754 मत मिले। AIMIM नहीं होती तो यहाँ भी आरजेडी के प्रमोद कुमार वर्मा 1,230 वोटों से जीत जाते। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि एनडीए की पार्टियां अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में जहां सफल रही, वहीं महागठबंधन की पार्टियां अपने कोर वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं रही। स्वयं आरजेडी का MY समीकरण भी बिखरता हुआ नजर आया।